जरिया है उसके पास कि महारानी की हर सवाल का जवाब उसके पास मौजूद था। सात 21 और 0 3 7 10 7 17 अजरमल के पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं, पर मुझे अपने हर सवाल के जवाब को ढूंढना है। प्रणाम पंडित जी। क्या बात है जयदेव? पंडित जी, सबिया से मिलने एक औरत आई है। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके सामने हाजिर करूं। हमारी इजाजत के बिना सभ्या किससे नहीं मिल सकती। इस आदेश के तहत क्या तुमने इस औरत की तफ्तीश की है? जी हाँ। कौन है ये? अपने आप को सबिया की सहेली बताती है। कहां से आई? सबिया के गांव से। चाहती क्या है? बस सबिया का हाल पूछना चाहती है। इस औरत को कैसे मालूम हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है? पंडित जी, वो तो कुछ और ही कह रही है। क्या? वो कह रही है कि पिछले महीने जब सबिया अपने गांव गई थी तो अपनी याददाश्त खो बैठी थी और उस दौरान उसकी याददाश्त वापस लाने में इसने उसकी काफी मदद की थी। बस दोनों में बहुत घनिष्ठता हो गई उस दौरान। जयदेव, इस औरत को फौरन हमारे सामने पेश करो। जो आ गया पंडित जी। हमारे सवाल का जवाब मिल गया। हमारे हर सवाल का जवाब मिल गया। गांव सभ्या नहीं गई, बल्कि ये जालसाज औरत, ये फरेबी अंबा गई थी गांव। तुम ही सभ्या की सहेली? जी। क्या नाम है तुम्हारा? केसरिया। केसरिया। सभ्या से तुम्हारी मित्रता कितनी पुरानी और कितनी लंबी है? हमारी मित्रता तो इतनी गहरी और इतनी लंबी है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बस इतना समझ लीजिए कि हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी के हर लम्हे, हर जज्बात, हर पहलू से पूरी तरह से वाकिफ हैं। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जब तक मुझे इन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, तुम्हें सभ्या से मिलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सभ्या से मिलने की इजाजत नहीं दी जा सकती? क्यों? और ये क्या बात हुई? मैं इतनी दूर से चलकर आई हूँ उसका हालचाल पूछने। वो मेरी सहेली है, मैं उससे जरूर मिलूंगी। मैंने कहा ना तुम उससे नहीं मिल सकती। अगर ऐसी बात है तो मुझे सभ्या से इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। शिकायत तो तुम तब करोगी जब तुम सभ्या से मिलोगी, और जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता तुम यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी, जाने दीजिए मुझे। अगर तुम अपनी और अपनी सहेली की खैर चाहती हो तो बेहतर यही है कि मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब दो। ये तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं। हाँ, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूं, और तुम्हारे पास मेरी धमकी के आगे सर झुकाने के अलावा और कुछ चारा भी नहीं है। मेरे सिपाही चाहें तो तुम्हें यहां से हिलने तक भी ना दें। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब दो, और ये भी जान लो कि चुनारगढ़ में झूठ बोलने वाले की जबान काटी जाती है। आप चाहे मुझे कितना भी डरा ले, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुम्हारी ये जिद तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी केसरिया। मुझे इसकी परवाह नहीं। अपनी सहेली की तो परवाह है तुम्हें, या वो भी नहीं? उसी की परवाह करके मेरी बातों का जवाब दो। पूछिए, जो कुछ भी पूछना है आपको। काफी समझदार हो तुम। अब इसी समझदारी का सबूत देते हुए मुझे ये बताओ, अच्छी तरह से याद करके बताओ कि सभ्या की याददाश्त कैसे खो गई थी। ये तो बड़ा सीधा सा सवाल पूछा है आपने, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। तो मुझे अच्छी तरह से याद है वो दिन जब गांव में आते ही सबिया हमेशा की तरह सबसे पहले मुझसे मिलने आई थी। उसके बाद हम दोनों नदी पर नहाने के लिए गए। वहां पत्थर पर से पैर फिसल जाने की वजह से वो गिर पड़ी। उसके सर पर गहरी चोट लगी और वो बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तब? जब उसे होश आया तब वो अजीब सी बहकी बहकी सी बातें करने लगी। बहकी बहकी बातें मतलब? मसलन कि जैसे वो मुझे नहीं पहचान सकी, अपने आप को नहीं पहचान सकी। वो अपना गांव, घर, बस्ती, कूचा किसी को भी नहीं पहचान सकी। तब तुमने क्या किया? उसके बाद मैंने उसे चुनारगढ़ की याद दिलाई, महारानी कलावती की याद दिलाई, लेकिन वो सब कुछ भी भूल चुकी थी सबिया। और तब मेरे दर्द भरे दिल को ये एहसास हुआ कि मेरी प्यारी सहेली अपनी याददाश्त पूरी तरह खो चुकी है। उसके इलाज के लिए तुमने महल से किसी हकीम या वैद्य को क्यों नहीं बुलाया? मेरे पिता खुद एक वैद्य हैं। उन्हीं की औषधि के साथ साथ
मैंने भी सबिया की याददाश्त फिर से वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। कैसी कोशिश? जैसे कि उसके दिमाग से सोए हुए तारों को इस तरह से छेड़ना कि वो फिर से जाग उठे। ऐसा करने के लिए क्या किया तुमने? सबिया की ज़बानी मैं सबिया की महल की जिंदगी के बारे में हर छोटी बड़ी दास्तान सुन चुकी थी। बेचारी मेरी सहेली जो बचपन में ही अनाथ हो चुकी थी, उसे मैंने एक एक करके वो सब किस्से सुनाए जो सीधे उसके दिल से ताल्लुक रखते थे, जिन्हें सुनकर वो बेकाबू हो जाए, रोए और आंसुओं के सैलाब में तैरकर अपनी डूबी हुई याददाश्त को फिर से किनारे तक ले आए। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता। सबिया की ज़बानी मैं सबिया की महल की जिंदगी के बारे में हर छोटी बड़ी दास्तान सुन चुकी थी। बेचारी मेरी सहेली जो बचपन में ही अनाथ हो चुकी थी, उसे मैंने एक एक करके वो सब किस्से सुनाए जो सीधे उसके दिल से ताल्लुक रखते थे, जिन्हें सुनकर वो बेकाबू हो जाए, रोए और आंसुओं के सैलाब में तैरकर अपनी डूबी हुई याददाश्त को फिर से किनारे तक ले आए। यानी कि तुमने उसे उसकी जिंदगी का हर वो अहम वाकया सुनाया जिसे सुनकर उसके दिलो दिमाग को एक ऐसा सदमा लगा कि उसकी खोई हुई याददाश्त वापस लौट आई। हाँ। वो वाकये क्या थे? वो ये कि जैसे कि उसके कक्ष में हुए जहरीले नागों का वो हादसा जो मैं जानती थी कि उसके दिलो दिमाग को जरूर झंझोड़ेगा। इतने सारे सांप कहाँ से आए? इतने सारे सांप? और जब मैंने उसे सुनाया तो ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने सोचा था। और क्या बताया तुमने उसे? मैं अच्छी तरह से जानती थी कि सबिया महारानी कलावती को अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है, इसलिए मैंने उसे उनके कत्ल की वो साजिश भी सुनाई जिसमें उनकी औषधि पर वन चंपा फूल का इस्तेमाल किया गया था। और इस वाकये का तो मैंने अपने बयान के जरिए उसकी आंखों के सामने एक जीता जागता चित्र सा खींच दिया। महारानी सबिया फूट फूट कर रोने लगी। इतना रोई कि एक बार रोते रोते फिर से बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ? एक चमत्कार, सबिया फिर से ठीक हो गई। जब वो होश में आई तो उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ चुकी थी। नहीं केसरिया, सबिया अभी भी खोई हुई है, अभी तक खोई हुई है सबिया, मगर यकीनन अब वो वापस मिल जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए वापस मिल जाएगी। तो क्या अब मुझे सबिया से मिलने की इजाजत मिल सकती है? फिलहाल नहीं, जब तक मैं लौट के ना हूं तुम्हें मेरे कक्ष में रहना होगा, और मैं यकीन दिलाता हूं तुम वहां महफूज रहोगी। शिवदत्त तुझे मौत नहीं देगा, शिवदत्त तुझे जिंदा रखेगा क्रूर, ताकि इसकी जिंदगी मौत से कहीं ज्यादा भयानक हो। शिवदत्त अभी और इसी वक्त चुनारगढ़ लौटेगा। चुनारगढ़ पहुंचकर वीरेंद्र विक्रम नहीं बल्कि इस बहरूपिये को अपने तहखाने में कैद करके इसका वो हासिल करेगा, वो हासिल करेगा जो अभी तक किसी का ना किया गया हो।
रोज शिवदत्त खुद इसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके नौकड़ बेचेगा, ताकि वहां के लोगों को यह एहसास हो ये से मेहमानों की चुनारगढ़ में कैसी मेहमान नवाजी की जाती है। वाह महाराज वाह, ऐसी सजा तो मेरे इस यक दिमाग में भी नहीं आ सकती थी। अब यकीनन नौगढ़ के महाराजा सुरेंद्र सिंह को आपकी हर शर्त माननी पड़ेगी। माननी पड़ेगी क्रूर सिंह। जब खून टपकाती हुई इसकी एक एक उंगली नौगढ़ पहुंचेगी तो कहां उठेगा नौगढ़, कहां उठेगा इसका पिता जीत सिंह, वहां का राजा सुरेंद्र सिंह और इसका जिगरी दोस्त वीरेंद्र सिंह। हम एक शब्द भी सभ्या के खिलाफ सुनना नहीं चाहते। एक शंका का समाधान होता नहीं है कि आप दूसरी शंका उठा लेते हैं। हम पूछना चाहते हैं, आखिर आप सभ्या के पीछे इस कदर क्यों पड़े हुए हैं, जिसे हम तहे दिल से अपना मानते हैं? क्यों पेश करते हैं इस तरह की दलीलें, जिससे हमारे और सभ्या के बीच में गलतफहमी के शोले इस तरह भड़के, जिससे हमारा सुख चैन, हमारा वजूद सब कुछ जलकर राख हो जाए? क्यों? महारानी, सब कुछ जल के राख ना हो जाए, इसीलिए तो मैं बार बार आपको चेतावनी देता हूं। लेकिन आपकी निष्पाप आत्मा ये मानने को तैयार ही नहीं कि वही आग आपके दामन तक आ पहुंची है। महारानी, अगर इस आग को अभी और इसी क्षण नहीं बुझाया गया तो इसकी लपटों में आपका संपूर्ण अस्तित्व तक जल उठेगा। महारानी, आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए। चिंता करिए उस ठोस सबूत की, जिस सबूत के साथ ही आप सभ्या के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, और यह हमारा आदेश है। मेरी ऐसी औकात कहा महारानी कि मैं आपके आदेश का उल्लंघन करूं। महल में मौजूद सभ्या के खिलाफ मेरे हाथ एक ठोस सबूत लग चुका है। महारानी, क्या सबूत है आपके पास? एक जीता जागता सबूत, जिसका नाम है केसरिया। केसरिया? जी महारानी, केसरिया सभ्या की बहुत ही करीबी सहेली है और उसके पास सभ्या के खिलाफ हर वो सबूत मौजूद है जिसकी हमें तलाश थी। हम ये जानना चाहते हैं, ऐसा कौन सा सबूत लाई है वो, जिसके कंधे पर चढ़कर आप ये कहना चाहते हैं कि महल में मौजूद सभ्या सभ्या नहीं है? महारानी, आपको ये याद है कि पिछली बार सभ्या महल से बाहर कब गई थी? कुछ 6 महीने पहले। और इस औरत सभ्या का कहना यह है कि पिछले महीने ही ये उससे मिलने के लिए गांव गई थी, और जब गांव में ये उससे मिली थी तब उसकी याददाश्त गायब थी। हम उस औरत से मिलना चाहेंगे। महारानी, आपको ये याद है कि पिछली बार सभ्या महल से बाहर कब गई थी? कुछ 6 महीने पहले। और इस औरत सभ्या का कहना यह है कि पिछले महीने ही ये उससे मिलने के लिए गांव गई, और जब गांव में ये उससे मिली थी तब उसकी याददाश्त गायब थी। महारानी, इस औरत का कहना यह भी है कि उसकी याददाश्त वापस दिलवाने के लिए एक अच्छी सहेली होने के नाते उसने उसे सभ्या के जीवन की हर घटना, हर वारदात की जानकारी दी। और सबसे ज्यादा काबिल तारीफ बात तो ये है महारानी कि ये सारी जानकारी प्राप्त होते ही उसकी याददाश्त उसे वापस मिल गई। क्या ये सबूत काफी है महारानी? और अगर ये सबूत काफी है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप फौरन उसकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी करें। नहीं, कमान से निकला हुआ तीर कभी लौट कर नहीं आता, ये हम भी जानते हैं और आप भी। इससे पहले कि हम कोई फैसला करें, हम उस औरत से मिलना चाहेंगे। कहाँ है वो? हमारे कक्ष में। आइए आइए, देखिए महारानी, यही है वो सबूत, यही है वो औरत केसरिया। महारानी, हमारी हर उलझी हुई पहेली का जवाब यही है, केसरिया। केसरिया, केसरिया। जयदेव, बलवंत, महेश, कोई है? कैसे हुआ ये? मैं पूछता हूं, ये कैसे मुमकिन हुआ? मैं पूछता हूं, ये मुमकिन कैसे हुआ? इतने सख्त और कड़ी पहरे के बावजूद इसकी हत्या किसने की? महारानी, मुझे अफसोस है कि मैं एक बार फिर हार गया।
उस फरीबी औरत ने मेरे हाथ आई जीत मुझसे छीन कर एक बार फिर मुझे मात दे दी। महारानी, महारानी देखिए, देखिए इसके चेहरे को, इसके नीले पड़ते शरीर को देखिए महारानी। इसके चेहरे के निशान, उसका नीला पड़ता हुआ शरीर। चीख चीख कर कह रहे हैं महारानी कि इसकी मौत किसी विषकन्या के काटने से हुई है। विषकन्या? हाँ महारानी, विषकन्या। और ये विषकन्या और कोई नहीं बल्कि आपकी मुंह बोली बहन, महल में मौजूद सभ्या है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं महारानी। ये आप किस दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी सभ्या ही विषकन्या है? क्योंकि मैं ये जानता हूं महारानी, मैं इस बात को समझता हूं और वक्त आने पर आप भी समझ जाएंगे। ठीक है पंडित जी, जब हम इस बात को पूरी तरह समझ जाएंगे तभी हम सभ्या की गिरफ्तारी का हुक्म जारी करेंगे। क्योंकि अगर आपकी ये दलीलें किसी मकाम पर जाकर गलत साबित हुई तो हम सभ्या पे की गई नाइंसाफियों का कभी प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब तक सच और झूठ का फैसला नहीं हो जाता तब तक आपके कहने के मुताबिक हम कोई हुक्म जारी नहीं करेंगे। महारानी, झूठ और फरेब के बादलों का सीना इतना मजबूत नहीं होता कि सच के सूरज की रोशनी उसे चीर न सके। मुझे उसी रोशनी का इंतजार है महारानी, और वो रोशनी है बल्लमगढ़ में जिंदगी और मौत के बीच झूलती हुई असली सभ्या। कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। मेरी दवा ने वो जादू कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। जाओ फौरन पंडित जगन्नाथ को यह खबर दो, अब तुमसे वो सब कुछ पूछ सकते हैं। 11-4-5-0 फिर वही शून्य। ये क्या हो गया मेरे रमल को? उत्तर क्यों नहीं देता ये? समय बहुत कम है, बहुत कम समय है। 3-7-8-1-0 फिर वही शून्य। अरे मेरी पराविद्या, मेरी रमल शक्ति, मेरी मदद करो। मुझे वो रास्ता दिखा जिससे मैं साबित कर सकूं कि महल में मौजूद सभ्या नहीं बल्कि उसकी हम शक्ल फरेबी अंबा है। मेरी मदद कर। 6-7-8-9-8 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर इस सभ्या को होश में आने से पहले इस नकली सभ्या ने महारानी कलावती की हत्या कर दी तो कयामत हो जाएगी। महारानी तो इस नकली सभ्या की माया के कोहरे में फंस के अटक गई हैं। मेरी किसी बात पर कोई असर नहीं होता, मेरी हर चेतावनी को नजरअंदाज करती हैं वो। प्रभु, अब तुम ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ प्रभु। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। वल्लभगढ़ से आपके लिए संदेशा आया है। कैसा संदेशा? पंडित जी, वो औरत जिसे आप और महारानी कलावती वल्लभगढ़ में बाबा पुष्करनाथ के पास इलाज के लिए छोड़ाए थे, उसे होश आ गया है। उसे होश आ गया? सभ्या को होश आ गया? सभ्या जीवित है, सभ्या बच गई। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मेरे हर सवाल का जवाब मुझे मिल जाएगा। मुझे फौरन बल्लभगढ़ जाने का इंतजाम करना चाहिए। महारानी कलावती को भी खबर करना जरूरी है। प्रणाम महारानी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। क्या बात है पंडित जी? महारानी, बल्लभगढ़ से अभी खबर आई है कि बाबा पुष्करनाथ ने उस सभ्या को मौत के आगों से छीन लिया है। ओह, तो आपकी सभ्या बच गई पंडित जी। ये तो आपके लिए कुदरत का करिश्मा हुआ। करिश्मा तो अब होगा महारानी। बाबा पुष्करनाथ के जरिए अब हमें वो कीमती सबूत हासिल होगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि असली सभ्या कौन है और नकली सभ्या कौन है। हाँ, अब वो वक्त आ गया कि इस बात का फैसला हो जाए कि